हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फारियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक का अध्याय 6 विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 1919 तक के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्रता के पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? तो स्वतंत्रता के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित थी और स्थिर थी। तो उत्तर हो जाएगा बी या सी दोनों। दूसरा है, अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा था तब था। तो अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा था तब क्या था? तब भारत भारी गरीबी से पीड़ित था। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया? तो इनमें से सभी ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। किस किस ने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, विलियम डिग्बी ने और फिंडले सिराज ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न चौथा है, ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े कब एकत्र किए गए थे? तो पहली बार जनगणना के आंकड़े 1881 में एकत्रित किए गए थे। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। छठवां है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के संबंध में निर्णय कौन लेता है? तो इसका उत्तर है बी, सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। IPR 1956 के तहत सामरिक उद्योग के नियंत्रण में थे। तो किसके नियंत्रण में थे? सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में थे। भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टिस्को को खालिस्तान में शामिल किया गया। तो टिस्को को 26 अगस्त 1907 को शामिल किया गया था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत तैयार माल का शुद्ध खालिस्तान था, तो आयातक था। भारत के जूट उद्योग को विभाजन के बाद खालिस्तान की झील के कारण भारी नुकसान हुआ। तो कौन सी झील थी? तो इसमें आएगा कच्चा माल। कच्चा माल की झील के कारण भारी नुकसान हुआ। खालिस्तान औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिकांश लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत था कृषि। स्वेज नहर के खुलने से खालिस्तान और ब्रिटिशों के बीच चलने वाले जहाजों के लिए एक सीधा मार्ग बन गया। तो उत्तर आएगा भारत। परिप्रेक्ष्य योजना एक खालिस्तान अस्थायी योजना है, तो लंबी योजना है। खालिस्तान में उच्च उपज देने वाली किस्म का बीज इस कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया था। 1966 में शुरू किया गया था। आवक दिखने वाली व्यापार रणनीति खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो उत्तर हो जाएगा आयातक प्रतिस्थापन। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है। असत्य है। हस्तशिल्प का क्षय ब्रिटिश टैरिफ नीति के कारण हुआ। तो यह सत्य है। तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है। बिल्कुल सही है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह साक्षरता दौर द्वारा इंगित किया गया था। तो यह सत्य है। पांचवा है, तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है। यह सत्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 19 थी। तो यह असत्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नियोजन की रूपरेखा नहीं रही है। तो यह सत्य है। भारत में योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता के साथ हुई। तो यह सत्य है। अब आता है प्रश्न चौथा, जोड़ी बनाइए। तो सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र।
दूसरा है निर्माण। निर्माण मतलब होता है औद्योगिकी। तो औद्योगिकी से रिलेटेड होगा, जो निर्माण से संबंधित जो होगा तो वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। महान विभाजन वर्ष, तो महान विभाजन वर्ष 1921 है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कोटा, कोटा का होगा आयात किए जा सकने वाले सामानों की मात्रा। भूमि सुधार, तो भूमि सुधार का होगा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, है ना। तो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता जो बढ़ाता है, ऐसे सुधार। तो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए इसकी वृद्धि। तो भूमि सुधार में कृषि के क्षेत्र में सुधार। HYV बीज, तो यह बीज उत्पादन का बड़ा अनुपात देते हैं। और सब्सिडी, अब लास्ट बचा हुआ है, तो सब्सिडी हो जाएगा सरकार द्वारा दी जाने वाली मौद्रिक सहायता। प्रश्न 5वां है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो 2% थी। लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? जमशेदपुर में की गई थी। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा था। किस प्रकार की खेती परिवार की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित होती है? तो निर्वाह खेती। 5वां है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से लिया गया था। भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे कहा जाता है? PC महालनोबिस, यहाँ महालनोबिस पढ़ेंगे। 7वां है, लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा क्या है? तो 10 करोड़ रुपए से कम। किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था? तो योजना आयोग को 2017 में समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह नीति आयोग शुरू किया गया है, जो 1 वर्षीय होगा। प्रश्न 1 है, एक योजना परिभाषित कीजिए। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ ऐसी प्रणाली से है जिसमें देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन के अधिकतम उपयोग की ऐसी योजना बनाई जाती है जिससे आर्थिक विकास की गति तीव्र एवं संतुलित रहे तथा व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आए। दूसरा है, भारत ने योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना? तो भारत में नियोजन का या योजना बनाने का रास्ता इसलिए चुना गया ताकि आर्थिक विकास के उद्देश्यों को सरलतम तरीके से प्राप्त किया जा सके। तीसरा है, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए? तो कोई भी योजना बिना विशिष्ट और सामान्य लक्ष्यों के बनाना पूर्णतः अर्थहीन है। हर योजना में विशिष्टता के साथ कुछ लक्ष्य होना आवश्यक है। एक छात्र जब परीक्षा की तैयारी की योजना बनाता है तो उसके भी कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, जैसे कब तक एक विशेष विषय को समाप्त करना है। तो हम बिना विशिष्ट लक्ष्यों के राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में कैसे सोच सकते हैं? निश्चित रूप से योजनाओं के लक्ष्य होना जरूरी है, जिन्हें सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों में वर्गीकृत किया जा सके। चौथा है, उच्च पैदावार वाली किस्में बीज क्या होते हैं? वे बीज जो पानी, उर्वरक, कीटनाशकों और समुचित सिंचाई सुविधा प्रदान किए जाने के उपरांत अधिक उत्पादन दे, उन्हें उच्च पैदावार वाली किस्में के बीज कहा जाता है। 5वां है, विपणन योग्य अधिशेष क्या है? तो किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणन योग्य अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से आशय कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में उस वृद्धि से है जो देश में थोड़े समय में अधिक मात्रा में ऊंची उपज देने वाले बीजों तथा रासायनिक खादों के प्रयोग के फलस्वरूप हुई है। इसमें बीज व खाद के संयोग को सफल बनाने के लिए इनसे संबंधित अन्य आवश्यक साधनों जैसे सिंचाई मशीनों, कीटनाशक दवाओं आदि को भी जुटाया जाता है। 7वां है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान कब शुरू किया गया था? तो पहला आधिकारिक जनगणना 1881 में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में चल रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए। तो टाटा आयरन और स्टील, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कागज उद्योग शामिल थे।
लघु उद्योग क्या है? तो लघु उद्योग उद्योगों के अंतर्गत उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें निवेश की गई राशि 25 लाख से अधिक व 5 करोड़ तक की हो, उसे लघु उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कुछ उल्लेखनीय अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, वाडिया एवं जोशी और V.K.R.V. राव अर्थशास्त्री थे जिन्होंने औपनिवेशिक काल में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। 11वां है आयात प्रतिस्थापन क्या है? तो आयात प्रतिस्थापन से आशय आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश में ही उत्पादन करना है ताकि आयात को रोका जा सके। जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद से आशय एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के कृषि ठहराव के मुख्य कारण क्या थे? तो औपनिवेशिक शासन काल में कृषि के ठहराव के मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला है पट्टेदारी प्रणाली। भारत में अंग्रेजों ने एक भू राजस्व प्रणाली शुरू की जिससे जमींदारी प्रथा कहा गया। इसके अंतर्गत कृषकों, जमींदारों तथा सरकार के बीच एक त्रिकोणीय संबंध स्थापित किया गया। जमींदार जमीनों के स्थायी मालिक थे जिन्हें सरकार को एक तय राशि कर के रूप में देनी पड़ती थी। बदले में वे कृषकों पर किसी भी दर पर कर लगा सकते थे। दूसरा है कृषि के व्यवसायीकरण का प्रत्यापन। तो कृषकों को खाद्यान्न फसलों को छोड़कर वाणिज्यिक फसलों पर जाने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें ब्रिटेन में विकसित हो रहे कपड़ा उद्योग के लिए नील की आवश्यकता थी, तो इसलिए वाणिज्यिक फसल जैसे नील की खेती की गई। तीसरा है आधारिक संरचना की कमी। तो ब्रिटिश शासकों ने सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने या तकनीकी विकास करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। चौथा है भारत का विभाजन। तो भारत के विभाजन ने भी भारतीय कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। कलकत्ता की जूट मिलों तथा बंबई और अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में कच्चे माल की कमी हो गई। पंजाब और सिंध जैसे अमीर खाद्यान्न क्षेत्र भी पाकिस्तान में चले जाने से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। प्रश्न दूसरा है योजना के रूप में समता के साथ विकास की व्याख्या कीजिए। तो विकास मतलब समृद्धि। तो विकास का आशय देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, अर्थात विकास के लिए कृषि, उद्योग और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में समृद्धि तो देखी गई, किंतु इसके बावजूद अधिकांश लोग गरीब थे। चूंकि विकास का लाभ केवल सीमित वर्ग को मिला, अतः समानता के साथ विकास के उद्देश्य के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को अच्छा भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया, जिसे समता के साथ विकास का नाम दिया गया। प्रश्न तीसरा है क्या भारत में अंग्रेजों द्वारा कोई सकारात्मक योगदान दिया गया था? चर्चा करें। यद्यपि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण ही किया, किंतु ब्रिटिश शासन काल का देश में सकारात्मक योगदान निम्नलिखित बिंदुओं में चिन्हित किया जा सकता है। पहला है कृषि के व्यवसायीकरण से कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है। देश में आधारिक संरचना जैसे कि रेल, बंदरगाह, संचार, डाक तथा टेलीग्राम सेवाएं, ऊर्जा आदि का सूत्रपात या शुरू किया गया है। ब्रिटिश पूंजी निवेश में देश में उत्पादन की नई प्रणाली का आगमन हुआ। आधुनिक बैंकिंग, बीमा, वित्त व्यवस्था का सूत्रपात हुआ और निजी औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिला है। प्रश्न चौथा है बताएं कि आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योग की रक्षा कैसे कर सकता है। तो आयात प्रतिस्थापन का अर्थ यह है कि आयातित वस्तुओं को घरेलू वस्तुओं से प्रतिस्थापित किया जाए। इस प्रकार आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत
वस्तुएं दूसरे देशों से आयात नहीं की जाती, बल्कि खुद देश में वैसे ही उससे मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है उन्हें बाहर से आयात नहीं किया जाता। फलस्वरूप इन वस्तुओं को किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। आईपीआर 1956 के तहत निजी क्षेत्र को क्यों और कैसे विनियमित किया गया? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव, जिसे आईपीआर कहा जाता है, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्र का नियमन निम्न उद्देश्य से किया गया। पहला, उद्योगों के विकास हेतु। दूसरा, औद्योगिकीकरण की गति में वृद्धि के लिए। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास हेतु। और चौथा है संतुलित औद्योगिक विकास हेतु। पांचवा, आय की असमानता को कम करने हेतु। और छठवां है बेरोजगारी हटाने के लिए। आईपीआर 1956 के तहत निजी क्षेत्र को विनियमित किया गया। निजी क्षेत्र का नियमन निजी क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया और नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं मिल जाता था। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। निजी क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु औद्योगिक जैसे विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 तथा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के अनुसार उद्योगों पर कई पाबंदियां लगाई गईं। प्रश्न छठवां है, योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका क्यों दी गई? तो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया गया, जिसके मुख्य कारण निम्न थे। पहला, भारत की अधिकांश जनता निर्धन एवं पिछड़ी थी, जिनका उत्थान सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही, चूंकि वे निजी क्षेत्र की उपेक्षा के पात्र थे। दूसरा है, प्राकृतिक संसाधनों के उचित विदोहन के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक था, चूंकि निजी क्षेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका दुरुपयोग कर सकते थे। तीसरा है, कई क्षेत्र ऐसे थे जो निजी क्षेत्र के सामर्थ्य से बाहर थे, अतः उन क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। चौथा है, सार्वजनिक क्षेत्र बहुत हद तक धन की असमानता को दूर करने के लिए सक्षम थे।